स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरटी से स्टे और डीआरटी से रिलीफ कितना मिलता है। अगर आपने सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और आपने सिक्योर्ड लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी है और बैंक ने आपके खिलाफ 13/4 की कार्रवाई शुरू कर दी है, 13/2 13/4 जो भी है, अब आपको नोटिस आ चुकी है कि भाई अब प्रॉपर्टी पे पोजीशन हो जाएगा। तो कैसे आपको डीआरटी में अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलने वाली है। हालांकि इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने इन 5 साल के करियर में आप सभी को बना के दिया हुआ है, लेकिन हमारे जो न्यू व्यूवर हैं उन तक बहुत कम बात पहुंची है, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि डीआरटी में आपको कितना रिलीफ मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि डीआरटी में आपको 100% यानी कि 100% आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस जटिल प्रक्रिया में नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको डर लगता है कि भाई वहाँ पे 25% पैसा आपको जमा करना पड़ेगा और उतने पैसे आपके पास है नहीं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर बैंक ने गलती की है और बैंक ने गलत तरीके से आपके ऊपर नोटिस इशू किया है, आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर रहा है, तो डीआरटी से बेटर ऑप्शन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर डीआरटी के दिशा निर्देश के अनुसार आप चलते हैं तो यकीन मानिए जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगी, रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि डीआरटी सिर्फ बैंकों के पक्षों में ऑर्डर देते हैं। हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि जहां पर बोरोवर को बहुत अच्छे रिलीफ भी मिले हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टी रिलीज भी हुई है। देखिए, सारा जो खेल होता है वो लोन अमाउंट का होता है, वो आउटस्टैंडिंग का होता है। बैंकों के कैलकुलेशंस कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको फंसा दिया जाता है। आपने पैसा पेमेंट किया हुआ है लेकिन आपके पैसे का कैलकुलेशन बैंक नहीं करती है। बैंक स्टेटमेंट में कभी भी ये नहीं शो करती है कि बोरोवर ने पैसे जमा किए हैं। वो आपके पैसे को गलत तरीके से इंटरेस्ट में दिखा देती हैं, गलत तरीके से पेनल्टीज में दिखा देती हैं, और आपकी जो भी ईएमआईज पेमेंट है उसको वो रिकॉर्ड नहीं देती हैं, जिसकी वजह से वो गलत तरीके से आपको आउटस्टैंडिंग में फंसा देती हैं। और जब लोन अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो वो आपकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। तो जब भी आपके ऊपर 13/4 की कार्रवाई हो चुकी है, यानी कि आज अगर 1 जनवरी 2026 है और आज आपको 13/4 की नोटिस मिल गई है, तो आज से 45 दिनों के भीतर आपको डीआरटी में सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन यानी कि ऐसे फाइल करना चाहिए। ऐसे फाइल करते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो भी आपकी ड्राफ्टिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। उसमें आप अनर्गल बातों को न इंक्लूड करें। कुछ लॉयर्स उसमें अनर्गल बातों का इंक्लूड करके डीआरटी को भरमा देते हैं, जिससे कि रेमेडी मिलने में प्रॉब्लम होती है। सटीक पॉइंट पे रिलीफ मांगे। सबसे बड़ा पॉइंट होता है बैंक स्टेटमेंट और जो भी आपने अमाउंट पेमेंट किया है उसकी डिटेल्स। बैंक के द्वारा जो स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप उसमें स्टेटमेंट को सही तरीके से ऑब्जेक्शन करिए कि हमने इसमें पेमेंट किया है इतना और बैंक ने हमारे पेमेंट को नहीं शो किया है। हमारी जो भी चीज़ें हैं वो इंटरेस्ट में काट ली गई हैं और हमारी ईएमआई को इंक्लूड नहीं किया गया है। हमें राहत की ज़रूरत है। हम फिलहाल डीआरटी के टर्म एंड कंडीशन को मानने के लिए रेडी हैं। हमें स्टे चाहिए। हम एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। हम एक प्रकार से ऑडिट करना चाहते हैं, एक क्वालिफाइड और एक इंडिपेंडेंट सीए से, जिसको कि डीआरटी अपना अपॉइंट करे। क्योंकि बैंक के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उस स्टेटमेंट पे हमको बिलीव नहीं है। हमने जो पैसा जमा किया है वो पैसे का कहीं भी जिक्र नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है। बाकी चीज़ें, नोटिस लेट में आई, नोटिस मिला नहीं, नोटिस पते पे नहीं आया, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो भी आपने ईएमआई पेमेंट किया है उसका रिकॉर्ड।
ये दो चीज़ अगर आप पकड़ के चलते हैं तो यकीन मानिए जीत आपकी होगी। फिर बैंक आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हैं या फिर आपके साथ किसी प्रकार से इनजस्टिस नहीं हो सकता है। कुछ केसेस लंबे चलते हैं लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आपको रिलीफ नहीं मिल सकता है। तो डीआरटी में जब भी आप केस फाइल करें तो टू दी पॉइंट करें और वहाँ पर आपको रिलीफ जरूर मिलता है, 100% मिलता है। तो जब भी सिक्योर्ड लोन की बात आती है और जब भी आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप डीआरटी में ज़रूर आप अप्लाई करिए और उसमें जो भी डीआरटी आपको दिशा निर्देश जारी करे, अगर 25% का ऑर्डर हो जाता है, हालांकि 25% मैंडेटरी नहीं है, आपको 5 से 10 से 15 से 20% का भी ऑर्डर हो सकता है, जैसा कि आपके काउंसिल वहाँ पर आर्गुमेंट करे। अगर वहाँ पर आपकी कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है तो 15% 10% की भी बात हो सकती है। आप 10 से 15% जो पैसा जमा करेंगे वो डायरेक्ट आपके खाते में ही सबमिट होगा, यानी कि एक सिक्योरिटी के रूप में जमा हो जाएगा, जिस पर कि आपको स्टे मिल जाएगा और आपको 4 से 6 महीने का टाइम भी मिल जाएगा। आप अपने रेस्ट अमाउंट को पे कर सकते हैं। आप बैंक के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन भी मांग सकते हैं डीआरटी में, और डीआरटी का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भी कह सकते हैं कि भाई बैंक ने जो स्टेटमेंट दिया है अगर उसको प्राइमा फेसी अगर उसको सही तरीके से जस्टिफिकेशन किया जाए और उसमें बारवर के द्वारा जो पैसे जमा किए गए हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है तो फिर यहाँ पर इनजस्टिस हो सकता है। इसीलिए जस्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। और एक बार सीए जो भी डीआरटी अपॉइंट करे या कोई भी सही तरीके से उसका ऑडिट हो जाए, फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो जाए, तो उसमें फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जिससे कि आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो कम हो जाता है। और जब आउटस्टैंडिंग कम हो जाती है तो फिर आप अपने लोन का रीपेमेंट बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास इस प्रकार की 13-4 की नोटिस आती है तो डीआरटी में एक बार आप लोग ज़रूर जाएं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको भी किसी प्रकार से लीगल सर्विस की ज़रूरत है, लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, किसी प्रकार की ड्राफ्टिंग की ज़रूरत है, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बता दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।